हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत मानव बस्ती नामक टॉपिक पर आप चर्चा करेंगे। बेटा, पिछली वीडियो में भी हमने मानव बस्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की थी और आज इस वीडियो में हम उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा, आप जानते हैं कि मानव बस्ती क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने आपको इस विषय में बताया। हमने ये भी बताया था कि हम इसको जो वर्गीकरण कर सकते हैं वो दो आधार पर कर सकते हैं, एक ग्रामीण और एक नगरीय। ठीक, कहीं कहीं जनसंख्या को भी इसका आधार मान लिया जाता है। आप जानते हैं कि जो नगर होते हैं उसमें जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा पाया जाता है और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सभी जगह लागू नहीं होती। एक एग्जाम्पल भी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो यूरोप के शहर हैं उनकी जनसंख्या एशिया महाद्वीप के गांव में जो जनसंख्या पाई जाती है उसकी तुलना में कम होती है। ठीक, तो भारत में 1991 की जो जनगणना की गई थी, आप जानते हैं कि भारतवर्ष में हर 10 वर्ष के बाद क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। तो 1991 की जनगणना के आधार पर ठीक भारत में ये बात स्पष्ट की गई कि नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। कुछ प्रमाण दिए गए जिससे ये बात स्पष्ट होती है, ये बात स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि नगरीय बस्ती हम किन क्षेत्रों को कह सकते हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे कि भारत की 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। किस प्रकार समझेंगे बेटा? उन्होंने जो 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय क्षेत्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। कहा गया है कि वो सभी क्षेत्र जहां नगरपालिका नगर निगम छावनी अधिसूचित नगरीय क्षेत्र नगरीय क्षेत्र ठीक। आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जो 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती की परिभाषा दी गई थी। स्पष्ट किया गया था कि या तो वो नगरपालिका का क्षेत्र हो या नगर निगम हो या कोई छावनी हो या कोई अधिसूचित क्षेत्र हो, ठीक, उसको हम नगरीय बस्ती कह सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ वहां की जनसंख्या कम से कम 5000 हो। 5000 जनसंख्या इन स्थानों की कम से कम होनी चाहिए। ठीक, तो ये कुछ मापदंड थे जो मापदंड 1991 के जनगणना के आधार पर स्पष्ट किए गए थे। आगे ये कहा गया था कि कम से कम 75% जनसंख्या कम से कम 75 जनसंख्या
गैर कृषि कार्यों में लगी। ठीक। और एक और कारण बताया गया था कि वहां का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक। तो वह क्षेत्र नगरीय बस्ती के रूप में जाना जाता है। बेटा स्पष्ट हो गया कि जो 1991 में भारतीय जनगणना हुई थी उसके आधार पर भारतीय जनगणना अधिकारी की जो भारतीय जनगणना विभाग है उसने ये परिभाषा दी थी कि हम कह सकते हैं कि वह क्षेत्र या तो नगर पालिका हो या नगर निगम हो या छावनी हो या कोई अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो और वहां की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो, साथ ही वहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक हो, तो उस क्षेत्र को हम नगरीय बस्ती के रूप में पहचान सकते हैं या उसी क्षेत्र को हम क्या नगरीय बस्ती कह सकते हैं। ठीक। तो बेटा ये कुछ मापदंड है, ये कुछ रूल है जिनके आधार पर हम लोग नगरीय क्षेत्र या नगरीय बस्ती को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। आपको भी ध्यान रखना है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि वर्ष 1991 में भारतीय जनगणना के आधार पर किस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, नगरीय बस्ती या नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक। तो बेटा नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, आबादी भी हम लोगों को पता है कि कम से कम बेटा वहां की आबादी 5000 होनी चाहिए, कम से कम, उससे अधिक तो अलग बात है, लेकिन कम से कम 5000 होनी चाहिए। फिर जितनी जनसंख्या वहां रहती है ठीक उसका 70% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र में, चाहे तृतीय, चतुर्थ या पंचम, यानी कृषि कार्यों में बहुत कम जनसंख्या लगी होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ जनसंख्या घनत्व आप जानते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या बेटा जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो ऐसे क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो वह क्षेत्र नगरीय बस्ती या नगरीय क्षेत्र के रूप में पहचाना जाएगा। और ये जो परिभाषा दी गई है ये भारतीय जनगणना 1991 के आधार पर क्या की गई है, स्पष्ट की गई है। ठीक। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो भी आएंगे मुझे आशा है कि बेटा आप लोग आसानी से दे सकते हैं। आगे आपको समझना है बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब जिस आकृति में वो बसे हों उसका प्रतिरूप कहलाएगा। तो बस आगे आपको बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। ठीक। तो जो बस्तियां हैं वो किस प्रकार यानी कितने प्रकार में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और कौन कौन से प्रतिरूप आकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक बेटा आपने पीछे पढ़ा था कि बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति और प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। उनकी आकृति यानी उनकी बनावट और उनकी संरचना के आधार पर किया जाता है। आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। आकार आपसे पूछा जा सकता है कि आकार के आधार पर बस्तियों के प्रकार। यहां से बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आकार के आधार पर बस्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है या बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक। तो वर्गीकरण भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वर्गीकरण में हम
ग्रामीण और नगरीय दो रूपों